नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रसाद द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरु प्रसाद द्विवेदी पर। अभी हाल ही में बहुत पिछले दिनों से रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन विवाद कैसे शुरू हुआ और इसकी जड़ क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो हम इसकी शुरुआत शुरू से हम इसको जानेंगे। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं और मैं उन पॉइंटों को आपको बताऊंगा। मैं किन किन पॉइंटों पर बात करूंगा, उसकी शुरुआत क्या है और अंत क्या है। शुरुआत से लेकर सारे पॉइंट्स मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। सबसे पहले आप वो पॉइंट सुन लीजिए, वो पॉइंट कौन कौन से हैं और वह सारे पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहला पॉइंट ये है कि यूएसएसआर सोवियत संघ की स्थापना से लेते हुए हम रूस और यूक्रेन की विवाद तक चलेंगे। यूएसएसआर की स्थापना, फिर उसके बाद नाटो क्या है, नाटो की स्थापना, रसिया द्वारा 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा हुआ, एजोव सागर पर जो कब्जा हुआ उसके बारे में, और ये मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है जो 2015 में हुआ, और यूक्रेन ने 2017 में नाटो में शामिल होने को जो जिक्र किया उसके बारे में, नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है, और सारा विवाद जो फैलाया अमेरिका और नाटो ने इसके बारे में जानेंगे। और ये लुहांस्क और डोनेस्टेक जो रूस ने फ्रीडम कंट्री इनको घोषित की है, तो क्यों घोषित की है इसके बारे में, और यूएनओ का आर्टिकल 7 क्यों फेमस है इसके बारे में जानेंगे। और रसिया चाइना रिलेशन देखेंगे। फिर यूएसएसआर के समय यूक्रेन का डेवलपमेंट, यूक्रेन में कितने परसेंट अभी भी रशियन लैंग्वेज का यूज करते हैं उसके बारे में, एटम बम्स के बारे में, रसिया की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है इस समय उसके बारे में, रसिया की डिमांड्स क्या है यूक्रेन पर हमला ना करने के लिए, और भारत पर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असर क्या होगा। और ये सारे हम आज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुई और यूएसएसआर जो देश टूटा वो 15 देशों में टूटा 1991 में। और वो 15 देश कौन कौन से हैं देखेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, मोल्डोवा, रूस और बेलारूस, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये सारे 15 देश 1991 में टूटे और सारे 15 अलग हुए। अब यूक्रेन पर रूस का हमला क्यों है। अमेरिका हमेशा से यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करना चाहता था और उसका उद्देश्य था कि अगर मैंने यूक्रेन को मैंने अगर नाटो में शामिल किया तो मैं नाटो की बॉर्डर में नाटो की सैन्य संगठन को लगा सकता हूँ, जो कि रूस को कतई पसंद नहीं है। पाकिस्तान यदि सेना लगा दे श्रीलंका में तो क्या भारत को पसंद होगा। ठीक उसी प्रकार अगर रूस के बॉर्डर में यूक्रेन में कोई नाटो संगठन अपनी सेना लगा दे तो क्या रूस को पसंद होगा। इसी वजह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। हालांकि इसकी जो शुरुआत होती है 2014 से हुई है, जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया था और क्रीमिया को कब्जा लिया था। क्रीमिया को कब्जाने का एक फ़ायदा हुआ, जो उससे लगा हुआ एजोव सागर था वो रूस के कब्जे में हो गया। इसके बाद से जो ब्लैक सी का क्षेत्र है वहाँ पर भी रूस अपनी नज़र गड़ाए हुआ है। वहाँ पर भी जो ऊपर का एरिया है वो उसको कब्जाना चाहता है, ताकि यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बना सके, जिससे कि भविष्य में नाटो अपनी नेवी को वहाँ पर न लगा सके। देखेंगे जब 2014 में क्रीमिया पर कब्जा हुआ तब वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट। मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था और इसके तहत ये तय हुआ था कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल नहीं होगा और साथ ही साथ शांति बनाए रखेगा, किसी से लड़ाई नहीं करेगा। फिर यूक्रेन ने 2017 में नाटो में शामिल होने का जिक्र किया था अमेरिका के दबाव पर। फिर देखेंगे नाटो का आर्टिकल 5 क्या है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो के किसी देश पर कोई देश हमला करता है तो नाटो के सारे देश उस पर मिलकर हमला करेंगे। इसी वजह से अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता तो यूक्रेन की तरफ से नाटो सैन्य कार्रवाई कर पाता, बट यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर पाया। अब देखेंगे इसमें क्या है। सारा विवाद, एक पॉइंट है इसमें, सारा विवाद अमेरिका और नाटो ने फैलाया और भुगत रहा यूक्रेन। इसका देखेंगे, इसमें यूक्रेन की कोई गलती नहीं है। सारा ये जो युद्ध के समय दौर पर चल रहा है, इसका जो मेन रीज़न है वो है अमेरिका और नाटो। अमेरिका यूक्रेन को हमेशा से नाटो में जोड़ना चाहता था, तो इसी वजह से रूस ने नाटो से
कहा था कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। अब देखिए लुहांस्क और डोनेस्टिक क्या कारण है। क्या कारण है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लुहांस्क और डोनेस्टिक को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा क्यों दिया, इसको समझेंगे। यूएनओ का आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, और यदि कोई किसी देश से कोई छोटा सा राज्य अलग होकर अलग देश बनाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। अगर वह देश उस छोटे से राज्य पर अत्याचार कर रहा है तो पड़ोसी देश उसके मामले में दखल अंदाजी दे सकता है। यही कारण है कि रूस ने लुहांस्क और डोनेस्टिक को स्वतंत्रता राज्य घोषित किया है, जिससे 21 फरवरी को रूस ने लुहांस्क और डोनेस्टिक को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, और 23 फरवरी को ही लुहांस्क और डोनेस्टिक की तरफ से रूस के राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया गया है कि वह राज्य या देश उसके यूक्रेन के खतरे पे है, जिससे अब रूस उसमें यूक्रेन के दखलंदाजी देगा और वहां पर अपनी सेना को घुसेड़ कर यूक्रेन को घेर रहा है चारों तरफ से। हालांकि जब यूएसएसआर से यूक्रेन जुड़ा हुआ था तो यूएसएसआर ने यूक्रेन का बहुत ही डेवलपमेंट किया था। यूक्रेन में देखें तो आज भी 30% लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। 1991 में यूक्रेन के पास 200 एटम बम थे। पार्टीशन के समय जब 1991 में यूक्रेन रशिया से अलग हुआ था, तब यूक्रेन के पास 200 एटम बम थे, जिसमें 1996 में एनपीटी के समझौते के तहत यूक्रेन ने 200 एटम बम रशिया को दे दिए, वापस कर दिए थे। अगर ये एटम बम वापस नहीं हुए होते तो आज किसी की मजाल नहीं थी कि यूक्रेन पर रूस जैसा शक्तिशाली देश हमला कर पाता। मेन कारण यही है यूक्रेन के पास एटम बम का न होना। रशिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मेन सोर्स है वो है गैस और पेट्रोलियम। रशिया की जो डिमांड है, तो रशिया की डिमांड मैं बताता हूँ रशिया की क्या डिमांड्स हैं यूक्रेन पर हमला न करने की। पहला डिमांड्स है कि यूक्रेन और नाटो लिखित दे दें कि यूक्रेन भविष्य में नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और दूसरा जो कारण है, जो बाल्टिक देश में बैठी सेना है वो वापस जाए। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नाटो की सेना ने घेरा डालकर रखा है। तीसरा कारण है जो अमेरिका ने यूरोप में परमाणु बम दिए हैं वह उन्हें वापस ले। रूस का जो मेन सोर्स है गैस और पेट्रोलियम, तो गैस तो कोई सिलेंडरों में गैस भर के नहीं कोई सप्लाई करता है, पाइपलाइंस में गैस जाती है। जो रूस का जो यूरोप के क्षेत्र में गैस का जो सोर्स भेजना है वो यूक्रेन के रास्ते भेजना था। तो जब रूस का यूक्रेन से बात हुआ था कि हम तुम्हारे यहाँ से पाइपलाइन गैस या पेट्रोल उनकी पाइपलाइन ले जाएंगे, तो यूक्रेन ने उसके बदले में $33 बिलियन रूस से मांगे थे। तो रूस ने यहाँ तक कह दिया था कि ठीक है, हम आपको $33 बिलियन देंगे, आप हमारी पाइपलाइन को अपने रास्ते से यूरोप के देशों में कि जिस समय रूस अपनी इस संघर्ष में व्यस्त है, उसी समय एक पाकिस्तान के शहजादे इमरान खान चले जाते हैं, वहाँ 10,000 करोड़ का लोन लेने जाते हैं, जिससे कि रूस को थोड़ा वो लगता है कि रूस अभी वो युद्ध में व्यस्त है और ये भीख मांगने आ गया। इस वजह से रूस ने उस पर $4 अरब की पेनाल्टी लगाई है पाकिस्तान के शहजादे पर। शहजादे से आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के इमरान खान की। यूएनएससी में अमेरिका ने गुहार लगाई थी कि भारत उसका सपोर्ट दे, लेकिन भारत उसके पक्ष में नहीं आया, चीन भी उसके पक्ष में नहीं आया, और यहाँ तक कि यूएई भी उसके पक्ष में नहीं आया। भारत में पक्ष में आने के कई कारण हैं, ना वो अमेरिका के साथ होना चाहता है, ना वो रूस के साथ होना चाहता है। हालांकि रूस के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है। जब 1971 में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, तब रूस ने भारत का साथ दिया था, और रूस ने 40वां बेड़ा भारत की तरफ से भेजा था अमेरिका को रोकने के लिए। 1965 में जब भारत में अकाल पड़ा था, तब अमेरिका ने सुअर के खाने वाले गेहूं को भेजा था भारत में। ये कहाँ का न्याय है। 1998 में जब परमाणु बम परीक्षण भारत को करना था, तब दखलंदाजी अमेरिका ने की, और जब परमाणु बम के परीक्षण के लिए क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता थी, तब हमारा साथ रूस ने दिया। रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हालांकि अभी भी भारत तटस्थ है और वो किसी का साथ नहीं दे रहा है। चलो भारत चीन तो देख लिया, लेकिन यूएई ने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया। यूएई तो हमेशा से अमेरिका का साथ देने वाला था। यूएई का अमेरिका के साथ न देना, इसका भी एक कारण है। हम जानते हैं रूस और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती है, और यदि यूएई उसका साथ देता तो ईरान को बोलता
कि जो यमन में हैती विद्रोही हैं जो आतंक मचाते हैं, तो रूस ईरान को बोल देता, तो ईरान यमन को बोल देता कि हैती विद्रोहियों को यूएई में प्रवेश करा दो। तो अगर यमन यूएई में हैती विद्रोहियों को प्रवेश करा देता, इससे यूएई का ही घाटा होता। साथ ही एक रीजन और है ये, और एक कारण और है कि रूस, ईरान और यूएई ये सारे ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर चलते रहते हैं, इसलिए इस वजह से इनको आवश्यकता है कि ये सारे मिलकर एक साथ ग्रो करें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करें। तो यूएई का संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के साथ न जाना का यही एक बड़ा कारण है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ेगा। तो इसका असर ये पड़ेगा कि भारत में जो गैस है उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और जो पेट्रोल है वो डीजल है वो उसका भी दाम फिर से बढ़ जाएगा, फिर वही 110-120 में पहुंच जाएगा। और तीसरा कारण है कि यूक्रेन में गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, इस वजह से कि यूक्रेन में जो एक घास है स्टेपीज, जो बारबेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ पर यूक्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ प्रोडक्शन करता था। तो अब चूँकि वहाँ पर युद्ध का माहौल है, तो वहाँ पर जो गेहूं का रेट है वो बढ़ गया होगा। इससे भारत को तत्कालीन रूप से लाभ या फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत यदि यहाँ से गेहूं भेजेगा तो वो ज़्यादा कीमत में बिकेगा। साथ ही साथ रिफाइंड ऑयल भी बढ़ जाएगा, रिफाइंड ऑयल के भी रेट बढ़ जाएंगे। हालांकि भारत के द्वारा 80% हथियार रूस द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, और रूस के साथ हमारा बहुत ही पुराना नाता है। रशिया के द्वारा भारत के हथियारों के समझौतों में बहुत अच्छा संबंध है। S-400 मिसाइल, जिसके दम पर हम चीन को ललकारते रहते हैं, वो रशिया ने उपलब्ध कराए। INS विक्रमादित्य रशिया की वजह से उपलब्ध हुआ, सुखोई रशिया की वजह से उपलब्ध हुआ, ब्रह्मोस रशिया के द्वारा उपलब्ध हुआ। अधिकतर हथियार जो हमने इम्पोर्ट किए हैं वो रशिया से किए हैं। तो ये सब कारण रहे यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए। हालांकि अब यूक्रेन को समझा जाना चाहिए कि रूस से उलझना उसके बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का कैसे क्या इसका मैटर शुरू हुआ। हाँ, एक कारण और देखेंगे कि हमने जो G8 के देश हैं, G8 देश, तो G8 के देश से रूस को बाहर कर दिया गया था। वो तो पहले ही बाहर कर दिया गया था जब 2014 में क्रीमिया को ले लिया था। G8 कंट्री देखेंगे तो G8 कंट्रियाँ जो यूरोप के 4 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और उस साइड से लीजिए तो रूस और जापान, और इस साइड से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें से अब G8 नहीं रह चुका, वो G7 रह चुका है। क्यों? क्योंकि रूस को उससे बाहर निकाल दिया गया है G8 से। अब वो G7 के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।